ट्रिपल एस मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम सारणिक के अंतर्गत सारणिक के गुणधर्म या प्रगुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, यानी हम उस प्रॉब्लम या सवाल को बड़े सरलता और सुगमता के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो इनके कुछ प्रगुण गुणधर्म हैं जिन पर हम एक एक करके विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रगुण आ रहा है वो हमारा आ रहा है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों को वहाँ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक हमने डिटरमिनेंट लिया, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, डिटरमिनेंट डेल्टा बना लीजिए इसको, या डी लिख दीजिए, या डी टी जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक डिटरमिनेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 0, या कहीं पर भी ले सकते हैं। जैसे सेकंड पंक्ति में आपका 0 0 है, फर्स्ट पंक्ति में भी हो सकता है या थर्ड में भी हो सकता है। इसी तरह ये कॉलम में भी हो सकता है, किसी भी कॉलम में, कॉलम 1 में भी हो सकता है, कॉलम 2 में भी हो सकता है, कॉलम 3 में भी। कहने का मतलब है कि हमको लगातार 0 मिले। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया, या एक आध एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं हम लोग 0 0 0 1 2 3 4 5। ये देखिए ये कहीं पे भी हो सकता है, ये C1 में भी है, C1 में भी उपलब्ध है, ये C2 में भी हो सकता है, C3 में भी हो सकता है, बट हमको लगातार 0 दिखना चाहिए। एक बार प्रगुण फिर से पढ़ लें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, जैसे ये आ गया, किसी पंक्ति या स्तंभ जैसे ये आ गया, का प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव मीन्स लगातार शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होगा। अब जब इसका विस्तार करने के लिए, कल हमने बताया था कि जैसे R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष विस्तार कर दो तो ये वाला मतलब ये संख्या आती है, फिर इन संख्याओं को लिखना होता है, फिर इसको लिखा माइनस में, फिर ये गया, फिर ये आया इस टाइप से, फिर 3 आया, कल विस्तार कराया था। तो इससे क्या होगा कि जो इसका जो हल आएगा वो आप 0 लिख सकते हैं, जो इसका आंसर आया वो बिना हिचक के 0 लिख सकते हैं। इसी तरह इसका जो उत्तर आएगा 0 लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा विस्तार करके देख लीजिए, आपका उत्तर जो आएगा वो शून्य ही आएगा। अब हम देख रहे हैं प्रगुण नंबर 2, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए, मतलब उनका एक्सचेंज कर दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सरल से सरल भाषा में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, आपको किताबों में भी इस तरह की चीज़ें जल्दी मिलेंगी नहीं। यहाँ कुछ भाषा विनिमय या कुछ भी एक्सचेंज को जो हिंदी में है, यानी शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है, बाकी हमने लिख दिया है परस्पर बदल कर दिया जाए तो इसके मान में, यानी जो सारणी का मान आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम एक 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिया हमने। अगर हम इसको यहाँ इस पर देखिए, पंक्तियों को स्तंभों में, यानी इसको अगर हम ऐसा कर दें 1 2 3 4, अगर मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसपोज सेम वही है, तो क्या होता है कि डिटरमिनेंट का जो सारणी का मान जो है वो चेंज नहीं होता, यानी कोई बदलाव नहीं आता है। हम अपनी सुविधा अनुसार जैसी हमको आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो जाती है तो उसको हम चेंज कर लेंगे। तो इस जो ये वाला जो सारणिक हमको उपलब्ध होगा, या इस मान से ये सारणिक जो हमें मिलेगा उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम एक 3x3 का मतलब डिटरमिनेंट लेते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका पंक्ति को अगर हम रो में करें तो ये हो जाएगा आपका, पंक्ति को यदि हम कॉलम में करें, रो को यदि हम कॉलम में करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्रगुण नंबर 2 दिया है कि यदि सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों, इसी तरह स्तंभों का भी देख सकते हैं, सेम वही आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मान लीजिए इसको अब स्तंभ ये दिया है, उसको हम पंक्ति में बदलना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इसको हल किया, विस्तार से हल किया, या जो भी मेथड लगाना हो आप, अगर जो इसको हल करेंगे और जो इसको हल करेंगे, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। बस अपनी व्यवस्था के अनुसार, अगर हम मान लीजिए कोई सवाल कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था के अनुसार इनको करना पड़ता है।
आपको प्रगुण नंबर 3 दिख रहा होगा। इसमें आया है कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों यानी कोई एक काम को परस्पर बदल दिया जाता है, आपस में परस्पर बदल दिया जाता है, तो सारणी का मान नहीं बदलता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3/3 का ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमारा एक डिटरमिनेंट है जो 3/3 का है। तो इसको समझने के लिए लिख लीजिए, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को, हम स्तंभों का बाद बता देंगे, पहले पंक्तियों का देख लीजिए। आप लोग स्तंभों का बाद बता देंगे, पहले पंक्तियों का देख लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये एक हमारी पंक्ति है और एक पंक्ति मान लो ये हमारी है। इनको यदि हम आपस में एक्सचेंज कर दें, एक्सचेंज करने का मतलब 4 5 6 हम ऊपर ले जाएं और 1 2 3 हम नीचे लेके आए। यहाँ पर देखिए चेंजेस जो बता रहे हैं, 4 5 6 1 2 3 7 8 9 हमने बताया किन्हीं दो, यानी दो मीन्स 1 2। तो यदि इनको हम चेंज करते हैं तो सारणी के मान में तो कोई बदलाव जो है, सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं आता परंतु चिन्ह बदल जाता है। तो ये जैसे पॉजिटिव है, इस पूरे सारणी का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे या इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और प्लस का इतना अंतर आ जाएगा, यानी प्लस से ये माइनस हो जाएगा। ये तो रहा पंक्तियों के लिए। इसी तरह स्तंभों के लिए भी है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक डिटरमिनेंट दिया और हम बोले कि इनको चेंज कर दीजिए। C1 को हम यहाँ ले आए और C2 को हम यहाँ ले आए। जैसे R1 कहलाता है आपका, ये तो बता ही चुके हैं, ये R2 है और ये R3 है। R3 में कोई चेंजेस नहीं है, R1 और R2 आपस में चेंज हुए हैं, मीन्स R2 ऊपर चला गया और R1 नीचे आ गया। तो क्या हुआ, चेंज किसका है, माइनस का। तो इसी तरह यदि हम C1 को बोले C2 में रखना है और C2 को बोले हम C1 में रखना है, तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9। और प्रगुण हमारा क्या कहता है कि यदि ऐसी संभावना बनती है कि दो आपस में स्तंभ बदल जाते हैं या पंक्तियां बदल जाती हैं तो सारणी का मान तो नहीं बदलता परंतु चिन्ह काहे का लग जाता है, माइनस का। तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आ गया है। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में प्रगुण जो 4 हमको दिख रहा है कि यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम है, आइडेंटिकल बोलते इसको, तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणी का मान 0 होता है। इसको एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम पंक्तियों की बात ही करते हैं, हमने लिया एक 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आ गया आपका 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो हमारा R1 है, जो हमारा R1 है और जो हमारा R2 है, तो R3 हो ही गया, ये इक्वल आ रहा है। R1 और R2 क्या आ रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है। तो इसको आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको देखते ही इसका सॉल्व जो सोल्यूशन होगा वो आपको 0 देगा। प्रगुण नंबर 5, यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के, ये ध्यान रखना है कि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों का किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रगुण है, इसकी भी आवश्यकता हमको पड़ती रहती है। जैसे मान लीजिए हम एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं आपको, और इसको मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल ना लेके बीजगणित पे लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया n a1 या ABC में चल लीजिए n a n b n c, है ना, और बाकी वर्ड जो है लिख लीजिए a b c d e f g h i। इसमें हो क्या रहा है, जैसे n जो हमें मिल रहा है कॉमन टाइप का दिख रहा है। देखिए n इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। मैट्रिक्स में क्या होता था, सब में होता था तब हमको कॉमन मिलता था, बट सारणी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक पंक्ति में या एक कॉलम में भी हो सकता था। अगर इस तरह से कोई चीज हमको मिलती है जो कॉमन तीनों लगातार मिल जाता है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी पूरे सारणी में गुणा हो जाएगा। यानी इसका A B C D E F G H I। ये देखिए जो बात लिखी गई है कि यदि किसी एक पंक्ति के सभी अवयव किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, मान लीजिए n से गुणा था, सभी में किससे गुणा था, n से गुणा था, तो सारणी के मान में उस संख्या से गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा कि
सारणिक, इस पूरे सारणी में किससे गुणा हो गया आपका, n से गुणा हो गया। इसी तरह से आप स्तंभ, यहाँ पर हम प्रगुण नंबर 6 लिख रहे हैं। इसमें दिया है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, यानी किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग है, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों को समझा देंगे, राशियों का योग हो, तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया सकता है। कहने का मतलब यह है कि बड़ी साधारण सी भाषा में हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए इसमें हम इस टाइप से लेते हैं, अल्फा 1 प्लस, या अल्फा 1 ना लेके अल्फा ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, है ना, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा लीजिए, है ना। और यहाँ ले सकते हैं आप ए बी सी डी ई एफ ले लिया हमने, मान लो इस तरह से। अब थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या ना क्या चाहते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग, दो राशियों का योग, ये देखिए मान लीजिए हमारी जो कॉलम दिया है, जो C1 दिया है, वो दो पंक्तियों का योग है, दो राशियों का योग है। किसका, दो राशियों का योग है अल्फा प्लस बीटा के रूप में, बीटा प्लस गामा के रूप में, गामा प्लस अल्फा के रूप में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी ई एफ, और प्लस करके आएगा ये वाला दूसरा जो योग दिया है उसके साथ में संलग्न योग, बीटा गामा अल्फा ए बी सी डी ई एफ। ये देख सकते हैं हम कि जो हमको यहाँ दिया है कि सारणिक को उस कोटि के, अभी 3/3 का था तो दो 3/3 का योग हमको मिल गया, उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जाता है, यानी इसको जो है हम कुछ इस तरह से प्रकट कर सकते हैं। तो ये प्रगुण नंबर 6 हो गया। आज हम लोगों ने प्रमुख प्रगुणों के बारे में अध्ययन किया। इन प्रगुणों की सहायता से हम प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।